सोचो अगर एक दिन बारिश टाइम पे ना हो, सर्दी और गर्मी का कोई हिसाब ही ना हो और हिमालय के ग्लेशियर्स आंखों के सामने ही पिघलने लगे। क्या हम तैयार हैं उस दुनिया के लिए? ये कोई फ्यूचर की कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हमारे प्लेनेट को आज ही इफेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं असली प्रॉब्लम क्या है और हम क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए। And before starting that, let me tell you, climate change and global warming is one of the most asked topic in GD and lecturate in the SSB centers. And stay tuned till end to get more tips to enhance your lecturate performance during SSB. So let's discuss what is climate change and how it is affecting our daily lives. Climate change means जब हमें long term change नजर आता है अर्थ के weather patterns में, जैसे कि rainfall, temperature, wind season, सारी चीजें change हो रही है। कभी सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कभी रेनफॉल आ जाती है एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल एंड गैस, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है। एंड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मेजर किस कारण से होता है? लेट्स डिस्कस दैट। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से काफी ग्लोबल वार्मिंग होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। हमारी एनर्जी डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम फोसिल फ्यूल्स को बर्न करते रहते हैं एंड दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से CO2 बहुत रिलीज होता है एंड लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर से मीथेन रिलीज होता है विच इज डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर क्लाइमेट। एंड देन देयर इज डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ों को इतना काटते जा रहे हैं कि ट्रीज एब्जॉर्ब कैसे करेंगे CO2 जब ट्रीज ही नहीं बचेंगे, एंड उसकी वजह से कार्बन सिंक भी खत्म हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन यानी कि हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, एनर्जी की डिमांड काफी इंक्रीज हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड रॉ मटेरियल्स के लिए हम नेचर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जितना हमें नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है नेचर में। और कई बार एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, जैसे कि स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि फार्मर्स जब क्रॉप को कट कर लेते हैं और फील्ड में जो भी रेजिड्यू बचा होता है फार्मर्स उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। और इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट तो बहुत ही पुअर है। लैंडफिल से मीथेन गैस निकलती रहती है और काफी बार वेस्ट को हम ओपन में जला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्लास्टिक एमिशन होता है, बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है एनवायरमेंट में और इसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है। सो लेट्स डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल राइज हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ गए हैं, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स का कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। क्लाइमेट चेंज के काफी सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है और इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि डिजास्टर रिलीफ की कॉस्ट बढ़ गई है और बहुत ज्यादा माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से। और क्लाइमेट चेंज के हेल्थ पर तो काफी इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि हीट वेव्स के कारण हीट स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस बढ़ रहा है, वेक्टर बोर्न डिजीज जैसे कि डेंगू एंड मलेरिया काफी फैल रहे हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण काफी सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस भी देखने को मिल रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण काफी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं और कोरल ब्लीचिंग की वजह से मरीन इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है। सो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ग्लोबल लेवल पर काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले देयर इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, व्हिच वाज साइंड इन 1992। इसमें हमने रिकॉग्नाइज किया था कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट इज CBDR? कॉमन मीन्स क्लाइमेट चेंज सबको इक्वली इंपैक्ट कर रहा है, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स प्रॉब्लम तो कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी डिफरेंट है। जैसे कि जो भी आज प्रेजेंट में सिचुएशन है क्लाइमेट चेंज की, दैट इज बिकॉज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने काफी डेवलपमेंट कर लिया है, जैसे कि USA है, UK है, उनकी वजह से आज के क्लाइमेट की ये कंडीशन है। सो डेवलप्ड कंट्रीज डिड द डेवलपमेंट बट उन्होंने नेचर का इतना ध्यान नहीं रखा और आज के टाइम पे जो भी कंडीशन है क्लाइमेट चेंज की इज मोस्टली बिकॉज ऑफ देम। सो कॉमन मीन्स प्रॉब्लम तो कॉमन है, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ज्यादा रिसोर्सेज है, तो उनको वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी शेयर करने चाहिए एंड दे शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। Then came the Kyoto Protocol in 1997, which was enforced in 2005. इसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। Then Paris Agreement of 2015 is very important.
इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे एंड वी विल ब्रिंग इट डाउन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से। देन COP26 ग्लासगो समिट में हमने डिस्कस किया था कि मीथेन एमिशंस को 30% से रिड्यूस करेंगे बाय 2030, जिसमें 130 कंट्रीज ने प्लेज लिया था नेट जीरो एमिशंस के लिए। इंडिया प्लेज फॉर नेट जीरो एमिशन बाय 2070। देन COP27 समिट में लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी। दैट मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज फंड प्रोवाइड करेंगे वल्नरेबल कंट्रीज को जो क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से काफी इफेक्ट हो रहे हैं। और इस समिट में इंडिया ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस किया था। COP28 में हमने डिस्कस किया कि हमारे जो करंट एफर्ट्स हैं दे आर नॉट इनफ टू मीट आवर 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया था। और इसमें हमने कमिटमेंट ली कि हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करेंगे बाय द ईयर 2030। COP29 में मेजरली देयर वाज क्लाइमेट फाइनेंस, दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज 2035 तक डेवलपिंग कंट्रीज को ये पैसा प्रोवाइड करेगी, दैट इज $300 बिलियन पर ईयर, एंड दैट इज टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, जैसे कि वी इंट्रोड्यूस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2008, जिसमें हमने नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल वाटर मिशन को इंट्रोड्यूस किया था। देन COP21 के टाइम पे इंडिया एंड फ्रांस ने जॉइंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, एंड IAC के हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेजरली प्रमोट करता है सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर, मिनी ग्रिड्स एंड क्लीन एनर्जी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि COP26 में PM मोदी ने इंट्रोड्यूस किया था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमें इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज उससे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकता है। देन देयर इज फेम इंडिया स्कीम जो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज करना चाह रहा है। और इस स्कीम का मेन एम है टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। हम इतने सारे इनिशिएटिव्स तो ले रहे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, बट क्लाइमेट चेंज के काफी सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज हो चुका है सिंस प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। हीट वेव्स, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स कभी भी आ जाते हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, कभी भी आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हिमालय में ग्लेशियर्स बर्स्ट हो रहे हैं, चेन्नई में जैसे फ्लड्स आए थे, दिल्ली में हीट वेव्स इंक्रीज हो रही है, इवन लंदन में भी हीट वेव्स देखने को मिल रही है। सी लेवल राइज हो रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। रेनफॉल पैटर्न चेंज होने के कारण क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम का लॉस हो रहा है, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं? वी कैन ब्रिंग द चेंज। सबसे पहले हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। जब भी हम ऑफिस के लिए जाते हैं तो कार पुलिंग कर सकते हैं या फिर साइकिलिंग भी कर सकते हैं। और हमें 3 Rs की प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल। हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करना चाहिए और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। सो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर दिस? हमें रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और वो हम सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स का भी यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, और फार्मर्स को क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हमें ट्रेन करना चाहिए। एंड स्पेशली हमें ग्रीन अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए, बिकॉज सिटीज इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो रही है बट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां पे। हमें पब्लिक मोबिलिटी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करना चाहिए। अर्बन फॉरेस्ट पे काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में तो फॉरेस्ट खत्म होते ही जा रहे हैं, ट्रीज भी देखने को नहीं मिलते हैं। ग्रीन रूफ्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करना चाहिए। और एक सस्टेनेबल लिविंग के लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, जैसे कि वेस्ट का रिडक्शन हो जाए, एनर्जी को हम सेव कर पाए। सो हमें ऐसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो। एंड आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल गिव यू सम टिप्स फॉर द लेक्चरेट। So at last, the tip is that you can start your lecture by saying some quotes, and I have mentioned them below. Such as you can start by saying, "Environment is the tragedy of commons." Friends, the topic that I've chosen for my lecturate is climate change and global warming. Or you can go like that:
We are the first generation to feel the effects of climate change and the last that can do something about it. Friends, the topic that I've chosen for my lecturate is climate change and global warming. So when you add quotes in the starting of your topic and then introduce your topic, it increases interest of the GTO and other members of the group as well. I hope the video was helpful. And leave comments if you have any doubts or any topic that you want me to make a video on. See you next video. Bye bye.